हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम अपनी लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ऐसा समझो कि जब हम करंट को एक हाई रेजिस्टेंस वायर से पास कराते हैं, मतलब कि करंट को क्या कर रहे हैं, एक हाई रेजिस्टेंस वायर से पास कराते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि करंट को कंडक्टर यानी कि फ्लो होने में उससे क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, मैंने बताया था। तो यहां पर ये समझो कि एक हाई रेजिस्टेंस वायर है, उसमें से हम क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो उस इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन बच्चों किस फॉर्म में चला जाता है, तो हीट की फॉर्म में चला जाता है। तो मैंने क्या बताया कि एक हमने हाई रेजिस्टेंस वायर लिया, उस हाई रेजिस्टेंस वायर से हमने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वायर होता है बच्चों, बहुत ही गर्म हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है किसको, हीट को। इसे ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहली लाइन क्या समझ में आई कि when an electric current pass through the high resistance wire, it becomes very hot and produces heat। क्लियर है? यानी कि जब हम एक हाई रेजिस्टेंस वायर लेते हैं, रेजिस्टेंस आपको पता ही है जो करंट फ्लो को अपोज करे, यानी कि हमने एक हाई रेजिस्टेंस वायर लिया और उस वायर से हम इलेक्ट्रिक करंट को अगर फ्लो कराते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हुई तो वो रेजिस्टेंस वायर बहुत गर्म हो गया और अपने में से उसका प्रोड्यूस करने लगा हीट को। इसे ही बच्चों बोल रहे हैं हम क्या, हीटिंग इफेक्ट। अब बच्चों, यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों, वो कन्वर्ट हो रही है किस में, हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें जा रही है, हीट एनर्जी के अंदर जा रही है। अभी समझो बिल्कुल ठीक वैसा ही है, ये जो रेजिस्टेंस है ठीक वैसा ही है जैसे फ्रिक्शन होता है। अब ये दिमाग में लगाओ, जो रेजिस्टेंस है बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन है। आपने देखा होगा जब आप दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने में क्या हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, नहीं होता? तो ये रेजिस्टेंस भी ठीक फ्रिक्शन की तरह ही बिहेव करता है। वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर मैकेनिकल एनर्जी किस में जा रही होती है, हीट में। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों किस में जा रही है, हीट में। और रेजिस्टेंस ठीक वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे बच्चों क्या कर रहा है, फ्रिक्शन। तो इतनी बात क्लियर होगी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर हाई रेजिस्टेंस वायर गर्म हो जाता है और अपने में से क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, हीट को। इसे ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फटाफट लिखें फिर देखते हैं इसको। अब बच्चों, अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, क्या ले रहे हैं, एक कंडक्टर, और उसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो मैंने ले लिया R। अब मैं उसमें से क्या कर रहा हूं, जब चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराऊंगा तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या करा, एक कंडक्टर ले लिया और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो R है, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो इसमें जो वर्क डन होगा बच्चों, वो वर्क डन कितना होगा, तो आपको बताया गया है V इजिकल टू था W बाय Q। तो W हो जाएगा V इंटू Q। यानी ये कंडक्टर ले रहे हैं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, उसमें से अगर हम Q चार्ज को फ्लो करा रहे हैं तो क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो V इंटू Q। ठीक है भाई। V इजिकल टू क्या होता था, IR, हमने ओम्स लॉ में देखा था। और Q इजिकल टू क्या होता था बच्चों, IT। तो मैं इन दोनों वैल्यू को रख रहा हूं, V की जगह IR और Q की जगह IT। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IR इंटू IT। तो वर्क डन हो गया I स्क्वायर RT। बच्चों, यही वर्क डन हमारा किसकी फॉर्म में जा रहा है, हीट की फॉर्म में। तो बच्चों, हमारी हीट क्या आ गई, H इजिकल टू I स्क्वायर RT। क्लियर है? इसे ही बोलते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्लियर होगी इतनी बात। यहां से आप अगर देखोगे तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। क्लियर? और H इज प्रोपोर्शनल टू R और H इज प्रोपोर्शनल टू T। कोई दिक्कत वाली बात?
यानी कि अगर मैं करंट को दुगना कर दूं, अगर हम क्या कर रहे हैं, करंट को डबल कर दें, तो जो हीट है बच्चों वो 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। सपोज करो मैं रेजिस्टेंस को 3 गुना कर दूं, तो हीट भी बच्चों 3 गुना हो जाएगी। यानी कि अगर रेजिस्टेंस 3 गुना हो रहा है तो हीट भी 3 गुना हो रही है। अगर हम टाइम को भी चेंज कर दें, मान लो 3 टाइम्स कर दें, तो बच्चों हीट भी 3 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में सिंपल कि किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने पर रेजिस्टेंस, जो वायर का रेजिस्टेंस वायर है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और अपने में से हीट को प्रोड्यूस करता है। अब अगर उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को मैं आर लेता हूँ और उसमें से मैं क्यू चार्ज को फ्लो कराऊँ, तो क्या अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, तो वो होता है V इंटू क्यू। तो हम V की जगह बच्चों क्या रख सकते हैं, IR, और Q की जगह बच्चों क्या रख सकते हैं, IT। तो जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ बच्चों, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन किस फॉर्म में चला गया, तो हीट की फॉर्म में चला गया। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर RT, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू R और H प्रोपोर्शनल टू T। करंट अगर डबल कर रहे हैं तो हीट 4 गुना हो रही है, रेजिस्टेंस को दुगना या 3 गुना करोगे तो हीट भी दुगनी 3 गुनी हो जाएगी, और अगर टाइम को बढ़ाओगे जितने से, हीट भी उतने से ही इंक्रीज होगी। तो आपको ये फॉर्मूला बच्चों क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ है। अगर अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हम रियल लाइफ में कितने एप्लीकेशन इसके देखते हैं। जैसे आप हीटर यूज़ करते हो, आप ओवन यूज़ करते हो, आप गीज़र यूज़ करते हो, और आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हो। इन सभी में बच्चों इसका एप्लीकेशन है। तो अब है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? पहला, जैसे हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं इसे, इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें यूज़ होता है, या आप रूम के जो हीटर होते हैं उसमें यूज़ कर रहे हो, या आप वाटर हीटर जिसे बोलते हैं गीज़र, उसमें यूज़ होता है, और ओवन में यूज़ होता है। किस में यूज़ हो रहा है, ओवन में। ऐसे बहुत सी जगह जहाँ पर यूज़ होता है। इसका काम कैसे है, देखो बच्चों, जैसे मैं आपको एक इलेक्ट्रिक आयरन ले लेता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो होता क्या है, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो बच्चों ये जो रेजिस्टेंस होता है ये एक हाई रेजिस्टेंस है। क्या है, हाई रेजिस्टेंस। जब इसमें करंट आती है तो बच्चों ये क्या हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, और अपने में से जो हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है बच्चों, उस हीट का जो लगभग टेम्परेचर होता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे ही हमारा केस में होता है, हीटर में भी ऐसी होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट होती है उसमें तो यही होती है उसके अंदर। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बताया, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे इलेक्ट्रिक हीटर हो, चाहे रूम हीटर हो, चाहे ओवन हो, कुछ भी चीज़ हो, उसके जो रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों बहुत हाई होते हैं। जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वही वो गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, और फिर अपने में से हीट को प्रोड्यूस करते हैं। यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी बच्चों किस में चली गई, हीट एनर्जी में। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, अब दूसरा एप्लीकेशन अगर हम देखें तो बच्चों हमारा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब भी बच्चों देखो ऐसे ही होता है। अगर हम देखें तो ये आपका क्या होता है बच्चों, फिलामेंट होता है। ये क्या है, ये फिलामेंट। और बच्चों ये जो फिलामेंट होता है ये किसका होता है, मान लो ये है, आपके लिए बता दूं, टंगस्टन। किसका है, टंगस्टन का है। ये जो टंगस्टन वायर होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। इसका जो टंगस्टन का क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट।
क्लियर है इतनी बात। यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं इसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई, लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, बहुत हाई है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो ये जो आपका फिलामेंट है गर्म होकर ग्लो करना शुरू कर देता है। आपने देखा ये बल्ब जो होता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ये गर्म होके हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब देखो तीसरे एप्लीकेशन की अगर बात करें तो तीसरा एप्लीकेशन बच्चों होता है कि फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने देखा ही होगा घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज, कुछ ऐसे समझ लो ये आपकी मेटल कैप होती हैं और ये आपका फ्यूज वायर होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो कैसा है, लो। तो होता क्या है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं, अब सपोज करो इलेक्ट्रिक करंट जो घरों में आ रही है वो नॉर्मल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सपोज करो किसी भी रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आ गई तो क्या होगा, आपके अगर ये इलेक्ट्रिक फ्यूज ना हो तो ये क्या होगा, सीधी करंट आपके डिवाइस में जाएगी। मान लो कि कूलर में गई, एसी में, फ्रिज में, किसी भी चीज में गई और वो डिवाइस आपकी क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ये फ्यूज लगा लेते हैं। इस फ्यूज से क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट गई वो क्या करेगी, इस वायर को मेल्ट कर देती है और ये वायर टूट जाता है। जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ करंट आगे नहीं जाती, यानी कि आपकी जो डिवाइस है वो सेफ रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज भी क्या है, एक इसका एप्लीकेशन है। क्लियर है इतनी बात, फटाफट इसको नोट करो। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कमर्शियल यूनिट क्या होती है। आपने देखा होगा आपके घरों में मीटर लगे होते हैं और उन मीटर की जो यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग आपके घरों का बिजली का बिल आता है। तो ये देखते हैं कि कमर्शियल यूनिट है क्या एक्चुअल में। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है हमारी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है। आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसकी जो पावर रेटिंग है बच्चों वो लेते हैं हम 1 किलोवाट। कितने ले ली, 1 किलोवाट। तो एक ऐसी डिवाइस जिसकी पावर रेटिंग क्या है बच्चों, 1 किलोवाट है, तो वो डिवाइस 1 घंटे में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करती है बच्चों उसे ही बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो मैंने क्या बताया कि एक ऐसी डिवाइस जिसकी पावर रेटिंग क्या है बच्चों, 1 किलोवाट है और वो 1 घंटे में जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रही है वही क्या है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, जो आपका मीटर लगा होता है वो यही बताता है कि आपकी जो डिवाइसेस घर में लग रही हैं, जो एप्लायंसेस घर में लग रहे हैं वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो वो किलोवाट आवर में आती है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब समझ में आ गया आपका क्या है कि 1 किलोवाट पावर रेटिंग की डिवाइस 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है उसे ही बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। अब अगर इसका रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, तो क्या होगा। देखो बच्चों, अगर किलोवाट आवर और जूल का अगर मैं रिलेशंस देख रहा हूं तो 1 किलोवाट आवर को सबसे पहले आप चेंज करें, किलोवाट को किस में चेंज करते हैं, वॉट में। कितने होते हैं, 1000 होते हैं। और आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं बच्चों आपको पता ही है 3600 सेकंड। तो ये जो चीज़ अब आ गई ये आपके आ गई जूल में। किस में आ गई, जूल, यानी वॉट इनटू सेकंड क्या होता है, जूल। तो कितनी हो जाएंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो एक रिलेशन बन गया कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर इतनी बात। तो समझ में आ गया कि हमारे पास कमर्शियल यूनिट क्या होती है, वो होती है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि कोई भी 1 किलोवाट रेटिंग की
डिवाइस 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करती है बच्चों, उसे बोलते हैं हम क्या, 1 किलोवाट आवर। और इसका अगर रिलेशन देखें जूल से तो वो होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्लियर है बच्चों, फटाफट इसे नोट करो, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है बच्चों, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, तो सिंपल एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। हाँ या ना, पावर कितनी दी हुई है आपको 60, टाइम कितना दिया हुआ है 50। अब जो ये पावर आपको दी हुई है बच्चों, किस में दी हुई है, वॉट में। इसे किलोवाट में चेंज करेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो कितना हो जाएगा 3000 डिवाइड बाय 1000 इज 3 किलोवाट आवर। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अगला कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर बाय ए 5 एम्पियर करंट, यानी कि हमें करंट दी हुई है 5 एम्पियर flowing through the resistor of 2 ohm and टाइम दिया हुआ है 30 मिनट। ओके, अभी मैंने आपको बताया एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, P इंटू टी, और P इज इक्वल टू होती है V इंटू आई या I स्क्वायर R। ये भी लिख सकते हैं पावर, ये भी हो सकता है, या I स्क्वायर R, क्योंकि हमें करंट दी हुई है। करंट है 5, रेजिस्टेंस है 2, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 50। क्लियर है इतनी बात। अब ये हमारा किस में आ गया बच्चों, वॉट में। किस में, यानी कि हमारे पास करंट थी, हमारे पास रेजिस्टेंस था, हमारे पास टाइम था, तो हमने बच्चों पावर निकाल ली। अब अगर बच्चों मैं इस पावर को किलोवाट में चेंज करूंगा तो किससे डिवाइड करूंगा, 1000 से, तो कितनी आएगी 0.05 किलोवाट। अब टाइम पे नजर दो, टाइम की अगर बात करें तो वो मिनट में है, चेंज करना है आवर में, तो किस में चेंज करना पड़ेगा, तो 30 डिवाइड बाय 60, तो कितना आ गया 1/2 आवर। 30 मिनट थी, उसमें हमने चेंज कर दिया किस में बच्चों, आवर में। अब आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी। तो एनर्जी हमें पूछी थी, तो एनर्जी हो जाएगी पावर है 0.05 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 0.025 किलोवाट आवर। क्लियर है इतनी बात, फटाफट इसे नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। करंट हमारे पास कितनी दी हुई बच्चों, तो करंट है 10 एम्पियर और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। Supply. What is the cost using the heater for 5 hours every day for 30 days? The cost of 1 unit is 5.20, 5 रुपए 20 पैसे। क्लियर है इतनी बात। यानी कि हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक हीटर है, उसमें 10 एम्पियर करंट और 220 वोल्ट है, तो आप पावर निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू VI, यानी 10 इंटू 220, यानी कि ये आ गया इतने वोल्ट। अब आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो किलोवाट में, तो ये आएगा 2.2 किलोवाट। सही है, पावर निकल गई। हमें निकालनी है एनर्जी, तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या है बच्चों, पावर इनटू टाइम, यानी 2.2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 11 क्या किलोवाट आवर। क्लियर, ये तो एक दिन की हो गई एनर्जी। कितने दिन के लिए निकालनी है, 30, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। क्लियर है इतनी बात। 30 दिनों में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 इंटू 30, यानी कि 330 किलोवाट आवर। अब आप कॉस्ट निकाल सकते हो, एक यूनिट की कॉस्ट है 5 रुपए 20 पैसे, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, तो इससे आएगा 1716 रुपीज। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने पावर निकाली। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI।
पावर निकल गई, उसे वॉट में थी, उसे 1000 से डिवाइड करके किलो वॉट में चेंज कर दिया। फिर हमने एनर्जी निकाली कितनी, ये हो गई बच्चों एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो निकाल ली। फिर 30 दिन में निकाल के कॉस्ट निकाल ली। क्लियर है इतनी बात? ओके, फटाफट से नोट करो, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहा है बच्चों कि हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है जब 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। ठीक है बच्चों, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं। आपको पता है इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, 96,000 अपॉन टाइम। तो बच्चों देखो टाइम कितना है, अगर आप देखो तो 1 आवर, मिनट में 60 से फिर सेकंड में। क्लियर है? ये 0, ये 0, ये तो 960 अपॉन 36। क्लियर? तो 36 2 72, तो ये बचाएगा लगभग 26.67 एम्पियर। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, करंट आ गई। ओ, करंट हमारे पास निकल गई। चलो भाई, हमारे पास चार्ज था, उससे हमारे पास था। अब उसने पूछा थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। आपके पास पोटेंशियल दिया हुआ है 50 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो आप क्या रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था V इजिकल टू आई आर। क्या? V इजिकल टू आई आर। तो R इजिकल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन आई, यानी कि 50 अपॉन 26.67। क्लियर है? इससे हमारा रेजिस्टेंस भी निकल गया। अब हीट का फॉर्मूला याद करो, H इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट कितनी है, तो 26.67 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है, तो 50 अपॉन 26.67। टाइम कितना है, तो 1 आवर, तो 60 इंटू 60। इसको आप सोल्व करोगे तो बच्चों आपकी एनर्जी आ जाएगी कितनी, जूल में। क्लियर है? सोल्व आराम से कर सकते हो, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास 26.67, 50 इंटू 3600, तो ये आएगा बच्चों 4788.4 किलो जूल। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारी क्या आ गई, हीट निकल गई। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों हमने इस क्लास में क्या देखा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर हमने कमर्शियल यूनिट देखी, फिर क्वेश्चन किए। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।